अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज सबसे पहले अहम खबर अमेरिका से आई है। ना सिर्फ ये कि गज़ा में अब बहुत सारी आबादी को अमेरिका शिफ्ट करना चाह रहा है, उर्दन और मिस्र, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने उर्दन के बादशाह से बात भी कर ली है, लेकिन इस पर हमास इत्तेफाक नहीं करती और उन्होंने कहा कि ये फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक साजिश है और हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम खबर जो अमेरिका से ही आई है वो वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं नए, मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि हम तालिबान की लीडरशिप के सरों की कीमत लगाएंगे और उन्होंने कहा कि वो कीमत उस कीमत से भी ज़्यादा होगी जो ओसामा बिन लादेन के सर की कीमत लगाई गई थी। ये स्टेटमेंट उन्होंने सेनेट की कमेटी के सामने उस वक्त दी है जब वो उनकी नॉमिनेशन को कंफर्मेशन के लिए वहाँ पे उनका केस गया, और उन्होंने कहा है कि ये इसलिए हम कर रहे हैं कि तालिबान के पास बहुत सारे अमरीकी कैदी मौजूद हैं जिनको उन्हें फ़ौरन छोड़ देना चाहिए और अमेरिका का असला भी वापस करना चाहिए। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि ओसामा बिन लादेन के लिए जो उनके सर की कीमत $25 मिलियन मुकर्रर की गई थी, उससे भी ज़्यादा वो कह रहे हैं कि वो की जाएगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीकियों का इस वक्त इरादा क्या है अफ़गानिस्तान के हवाले से। और मैं मार्को रूबियो का आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूँ कि वो इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एक सेनेटर हैं फ्लोरिडा से, और उन्होंने मुसलसल इस बात को प्रमोट किया है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिल लाए हैं और इस बात को वो एडवोकेट करते रहे अभी सेनेट की कमेटी के सामने भी कि चाइना सबसे बड़ा ख़तरा है अमेरिका के लिए और चाइना को हमें रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंडिया से अलायंस करना पड़ेगा, इंडिया के साथ मिलिट्री ताउन करना पड़ेगा, इंडिया को हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और इंडिया को हमें उस तरह ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह हम अपने यारों यानी जापान, इसराइल या नेटो ममालिक को करते हैं। उस लेवल पे हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात लाने चाहिए। इस तनाजुर में जब आप देखते हैं कि तालिबान लीडरशिप के सरों की कीमत उन्होंने लगाई है और इंडिया के साथ ताउन से अगर वो वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंडिया को बहुत तजर्बा है दूसरे मुल्कों में लीडरशिप को कत्ल करने का, असैसिनेट करने का, जो वो बहुत कामयाबी से अमेरिका और कनाडा और पाकिस्तान में कर चुके हैं, तो क्या तालिबान के साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आने वाला है कुछ ही अरसे में। बहुत एक ख़तरनाक और संजीदा सूरत हाल इस खित्ते में उभर रही है इस बयान के बाद, और ये उसके बावजूद हुआ है कि अभी 21 जनवरी को तालिबान ने 2 अमरीकी कैदियों को रिहा किया है जिनके नाम है रायन कॉर्बेट और विलियम मैकेंट्री, और अमेरिका ने भी एक तालिबान के एक मेंबर खान मोहम्मद को आज़ाद किया है जो 2008 में गिरफ़्तार हुए थे मंशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, और इसमें कतर का बड़ा अहम किरदार है इस एक्सचेंज में। आइंदा कतर का क्या अहम किरदार होगा इस पर वो पता चलेगा, क्योंकि कतर ही वो मुल्क है जिसने दोहा अकॉर्ड करवाया था प्रेसिडेंट ट्रंप में और तालिबान के दरमियान। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की तरफ। आज की हमारी टॉप स्टोरी है कि PTI फिर एहतजाजी रास्ते पर। क्या है इसकी वजह? डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार में आना है, क्योंकि 8 फरवरी को अब यौम एहतजाज की कॉल फिर दे दी गई है और बहुत सख्त ट्वीट किया फिर खान साहब ने, जिसमें उन्होंने दोबारा 1971 की याद ताज़ा की है और उन्होंने कहा है कि जो अर्दली हुकूमत है और तरसीलात ज़र का बाइकआउट जारी रखने के लिए उन्होंने कहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। वलीद इकबाल रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबिक सेनेटर, वो हमारे साथ मेहमान होंगे। हमारा आज का हॉट इशू होगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? 19 फरवरी को शुरू हो रही है लेकिन 2 फरवरी तक हमारे स्टेडियम्स तैयार होने हैं। उस पर हम देखेंगे लाहौर, कराची और रावलपिंडी से कि वहाँ सूरत हाल ऑन ग्राउंड क्या है, पिचेस की सूरत हाल क्या है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कि पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं तनख्वाहें तो हम अपनी भी बढ़ाएंगे, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की भी बढ़ाएंगे, जजेस की भी बढ़ाएंगे। CBR के FBR के चेयरमैन कहते हैं कि गाड़ियां तो नहीं हम खरीदेंगे 1001, और हम आवाम के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स मज़ीद बढ़ाया जाएगा। तो हम टैक्स देंगे, ये लोग बढ़ाएंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। वलीद इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस सर। ये बताइएगा कि खान साहब ने फिर एक सख्त ट्वीट किया है और लग रहा है कि अब फिर एहतजाजी सियासत जो है तहरीक इंसाफ करेगी। KP में सदारत तब्दील कर दी गई है, पंजाब में भी हम देख रहे हैं तब्दीलियाँ आ रही हैं। कल अहमद बिछर साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो सिर्फ एहतजाज का रास्ता बाकी है। तो अब क्या हम एक नई एहतजाज की लहर 8 फरवरी से पाकिस्तान में देखेंगे? देखेंगे, और मैं इस पर थोड़ी सी और तफसील से बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि आपने तमहीद में 2-4 और बातें भी की हैं। मैं 2-3 जुमले अगर बोल दूँ
तो आपने जिस तरह कहा कि अमेरिका के जो नए सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उन्होंने ऐलान किया या अपने उसमें जो उनकी पेशी हुई सेनेट के आगे तस्दीक की, उसमें कहा कि हम सर की कीमतें रख देंगे जो हैं तालिबान लीडर्स की। तो हमें हमारे लीडर्स को अपनी खैर मनानी चाहिए कि उनके ऊपर देखें, इस वक्त जंग वाली कैफियत से तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया वो निकलना चाहते हैं, लेकिन जो अमेरिका का मसल है इक़्तिसादी और दीगर हवालों से, उसको वो बरूए कार लाना चाहते हैं। और जमहूरियत और इंसानी हकूक़ और गुरबत का इंसदाद और इस तरह की जो उनकी पॉलिसी के जो अहम सतून हैं उनको फ़रोग़ देने के लिए अगर उनको महसूस हो, और दूसरे मुल्कों में वो करते रहे हैं कि कोई इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगानी पड़ें इनफरादी सतह पर अफसरान के ऊपर, तो वो भी, और उनमें बाय द वे जज साहिबान भी शामिल हैं, उन पे भी सरकारी अफसरान पर बशमूल जज साहिबान के इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी और दीगर जो अमरीकी पाबंदियाँ होती हैं उनका इतलाक़ भी जो है वो उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो हमें आपने तो सुर्खी बता दी सबसे पहली क्या है, हमारे लीडर्स को अपनी खैर बनानी चाहिए, हमारे अहलकारों को अपनी खैर आप कह रहे हैं जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जी ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा ज़रा इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत के ओहदेदारों, चाहे वो सिविल से हों या मिलिट्री से हों, और जजेस और सियासतदान भी जिन पे और जजेस मैंने कहा, तो उन पे अमेरिका पाबंदियां लगाएगा पर्सन स्पेसिफिक? जी, क्योंकि वो दीगर मिसाल, एक बाय द वे नरेंद्र मोदी भी एक उनमें से शुमार होते हैं। जब वो वज़ीर आला थे एक सूबे के, उस वक्त उन पे भी पाबंदी लगी हुई थी। तो इस तरह इनफरादी पाबंदियां भी लगती रहती हैं। और अभी पिछले हफ्ते ईरान में 2 जज साहिबान का कत्ल हुआ था, उनमें से एक ऐसे थे जिनके ऊपर भी सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई हुई थी। एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमको इतना जो जिक्र कर रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के वो उधर कर रहे हैं वो, तो हमें अपने हवाले से भी इस बारे में जो है तशवीश होनी चाहिए कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है और उसकी पॉलिसी के कुछ अहम सतून हैं। मैं कोई जी वो तो तशवीश तो है, मैं तो खुद कहा है कि संजीदा माहौल है, क्योंकि मार्को रूबियो पाकिस्तान मुखालिफ है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये आप किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ दूसरे मुल्कों में जब मुख्तलिफ एग्जांपल तो दी है, लेकिन आपने कहा कि ये होने जा रहा है। और मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि होने जा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम बजाय कि हमसाया मुल्क के बारे में इतना ज़्यादा इसको उछालें, हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि ऐसा मुमकिन है कि हमारे यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इस बात पे जोर दिया जा रहा है। किस बुनियाद पे? और मैं सिर्फ किस बुनियाद पे होगा, मैं एक एग्जांपल उसको दे देता। और आज वॉइस ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट सामने आई हुई है कि हमारे वजीर दाखिला वहाँ जाके अफसरान से मिल रहे हैं, और अफसरान जो है उनको मिलने के बाद कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करो। और वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क और दीगर ममालिक में दुनिया भर में हमारी पॉलिसी इस, देखें, अगर एक इनफरादी जो वज़ीर ख़ारजा या सेक्रेटरी ख़ारजा आप कह रहे हैं पाकिस्तान मुखालिफ हैं, वो ज़ाती सतह पे हो सकता है हों या उन्होंने कोई ऐसी बातें की हों, लेकिन अगर उनकी रियासत की पॉलिसी एक यकसां कह लें कि जी दुनिया भर में हम जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का साथ देना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ हमारी पॉलिसी से मुतसादिम तरीक़ाकार अपनाया जा रहा हो वहाँ वहाँ हम अपनी रियासती क़ुव्वत को, क्योंकि जंग तो नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी रियासती क़ुव्वत को वो इक़्तिसादी सतह पे भी, आजकल तो दौर ही वो है, या दीगर हवालों से सफारती सतह पर वो बरूए कार लाई जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा। अच्छा। मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन मैं 2-3 पीसेस को पुट टुगेदर करके बात कर रहे हैं। जी, पे पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब एहतजाज का रिश्ते, आपका सवाल तो एहतजाज के रिश्ते पे था। मैं तो ये समझता हूं कि जी 8 फरवरी को एक स्टैंड अलोन तरीके से आप काइंडली देखें, क्योंकि 8 फरवरी अब बदकिस्मती से, और हमारी बदकिस्मत मुल्क और बदकिस्मत कौम जिसके साथ बहुत दफ़ा ये हो चुका है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना से शुरू करें और बहुत से मौक़ों पे आएँ कि किस तरह से रियासती क़ुव्वत इस्तेमाल हुई है लोगों के मैंडेट को पामाल करने की। ये कोई खुफिया बात नहीं है, ये आपको और मुझे सबको पता है कि 8 फरवरी को 2024 को 8 और 9 की दरमियानी रात को क्या हुआ। उस दिन एहतजाज अपनी जगह पर है। वैसे जहाँ तक मुज़ाकराती अमल का ताल्लुक़ है, आपने ये देखा होगा कि पिछले 24 घंटों में या एक आध दिन में थोड़ी सी पहले सख्ती दिखा करके लचक का मुजाहरा किया है, और खान साहब ही ने खुद कहा है कि मेरी मुज़ाकराती टीम को
जो है मुझसे मिलने की इजाज़त दी जाए तो अगले दौर में भी हम हिस्सा लेंगे। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि जो एक भाई हमारी फहरिस्त तो बहुत लंबी है मुतालबात की, हम एक दो पे लाके फिर एक पे हम खड़े हो गए हैं। वो क्या एक मुतालबा है यार, वो 2 कमीशंस बना दो, वो सच सामने आ जाए, वो अगर हो जाए तो उस पे अभी भी पहले ये बात करके कि जी हम नहीं करेंगे मुज़ाकरात, फिर से थोड़ा सा बैक ट्रैक किया है। मैं तो उसको एक मुस्बत अमल समझता हूं। 8 फरवरी का एहतजाज अपनी जगह है क्योंकि इसके पीछे बात बहुत बड़ी है। आप अच्छा, मैं अभी आपकी जो शुरू वाली बात थी, मैं एहतजाज पे आता हूं दोबारा। आपने फरमाया कि ये हमें भी इसका तशवीश होनी चाहिए कि हमारी भी बारी आ सकती है, बजाय अफ़गानिस्तान पे हम बात करने के। वो अफ़गानिस्तान पे भी बात हमने रीजन के हवाले से की, पाकिस्तान पे भी मसाइल तो उससे पैदा होंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर अमेरिका इंटरफेयर करता है पाकिस्तान के सियासी मामलात में या किसी और मामलात में, तो क्या ये जो खान साहब ने हमें समझाया, बताया, सिखाया, पढ़ाया कि एब्सोल्युटली नॉट, और हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, हम गुलाम नहीं हैं किसी के, तो ये जो अमेरिका या ट्रंप अगर इंटरफेयर करेगा, जैसे बाइडेन का अगर बाइडेन ने किया था तो गलत किया था, अमेरिका या ट्रंप करेगा तो वो जायज़ हो जाएगा? नहीं जी, मेरे ख्याल में ज़रा आपको इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ही नजर आती? नहीं, मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं। आपने 2 मुख्तलिफ बातें की हैं और मैं उन्हीं दोनों मुख्तलिफ बातों को अपने तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक आपने बात की एक रियासती पॉलिसी। देखिए, अमेरिका भी एक रियासत है, पाकिस्तान भी एक रियासत है। एक रियासत अपनी पॉलिसी बनाने के लिए तो आज़ाद है, ठीक है ना जी, इससे तो आप इत्तेफाक करते हैं ना अब सारा आलम साहब, कि एक रियासत अपनी पॉलिसी बनाने के लिए। अच्छा, अब एक मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना, लेकिन या एक मुल्क के अंदरूनी मामलात के हवाले से कोई मुतालबा करना, वो एक अलग चीज़ है। अपनी पॉलिसी, अब एक मुल्क कहता है, अब पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई है कि हम इंडिया से तजारत नहीं करेंगे, क्या ये इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है? बिल्कुल नहीं। वो इसलिए कि वो हमारा अपनी पॉलिसी का मामला है, हमने तजारत नहीं करनी उनसे, वो हमसे भी ना तजारत करना चाहे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी जाके उनकी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। ये पैदा होता है कि अगर ये फैसला अमेरिका इस बुनियाद पे करता है कि वहां लॉबिंग की जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं लॉबिस्ट को, और मुसलसल जो वहां पे कुछ पाकिस्तानी यहाँ से मफरूर हैं, वो वहां बैठ के कांग्रेसमैन से और सेनेटर से मिलकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएं क्योंकि एक सियासी लीडर के खिलाफ वहां हुकूमत कार्रवाई कर रही है, तो आप नहीं समझते ये मुदाखलत होगी और इस तरह की कार्रवाई से पाकिस्तान की बदनामी होगी या हुकूमत की बदनामी होगी? ये मेरे ख्याल में आप अपनी एक राय का इजहार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं कि अमेरिका की रियासत और उसके जो फैसला करने वाले डिसीजन मेकर्स हैं वो रोटी को चोची कहते हैं, उनको खुद पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, रोल रिवर्सल कर लें, सुन ले मेरी, रोल रिवर्सल कर लें, सुन ले। फर्ज करें खान साहब इख्तिदार में हैं और शहबाज शरीफ यही काम और उनकी जमात यही काम अमेरिका में कर रही है, तो आप इसको एंडोर्स करेंगे? मुझे सिर्फ ये बता दें, सिर्फ ये बता दें, रोल रिवर्सल करें और बताएं आप एंडोर्स करेंगे। मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया ना कि अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है हमने तिजारत नहीं करनी हिंदुस्तान से, पाकिस्तान ये फैसला करता है कि जी हिंदुस्तान के अंदर फलां शख्स है जो कि कश्मीरियों को कत्ल कर रहा है, हम उसके सर की कीमत रख देते हैं, वो हमारा एक रियासती फैसला है। उसी तरह अमेरिका भी ये फैसला कर सकता है कि जी उसके लिए लॉबीइस्ट या पैसे लगाना या ऐसी कोई नहीं, वो मैंने कहा ना उनके मिसाल के तौर पे सरों की कीमत मुकर्रर करेगा। मैं नहीं ये कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अफगानिस्तान में तो कर दी है ना, मैं और सैंक्शंस लगाई हैं उन्होंने दूसरे मुल्कों के अफगान के ऊपर। हमारी लीडरशिप को तालिबान लीडरशिप से कंपेयर कर रहे हैं, कश्मीरियों को कत्ल करने वाली लीडरशिप से कंपेयर कर रहे हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जी एक रियासत, कोई भी रियासत हो, वो अपने अब एक और भी अहम बात है, कितनी पाबंदियां इनफरादी भी और रियासती भी ईरान पे लगी हुई हैं अमेरिका की तरफ से। ईरान जो है वो अपने पांव पे इस तरह खड़ा है, वो अपने पाँव पे इस तरह खड़ा है, ईरान का अंदरूनी मसला नहीं है, पाँव पे इस तरह खड़ा है कि उसको कोई जरूरत ही नहीं, उनकी जंग है इजराइल के खिलाफ, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको फर्क, ईरान को फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहता लगाओ पाबंदियां हम करेंगे। अगर देखें उसके बरक्स, ठीक है, उसके बरक्स देखें नरेंद्र मोदी पे पाबंदी लगाई ना, नरेंद्र मोदी पे पाबंदी अमेरिका ने लगाई, वो क्या इंडिया के अंदरूनी, वो इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी? मैं आप मेरे सवाल का जवाब देना। वहां उन्होंने प्रोग्राम किया, उन्होंने प्रोग्राम पता क्या होता है, जेनोसाइड की उन्होंने मुसलमानों की, बाकायदा एक मंसूबे के तहत मुसलमानों का कत्लेआम किया, उनकी नस्ल कुशी कर दी। इस बुनियाद पे बुचर ऑफ गुजरात उनका नाम पड़ा मोदी का,
और जिसमें हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया मुसलसल कई साल तक, और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात से। मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूं कि एक मुल्क अगर कहे कि जी एक फलां शख्स के तरीक़ेकार से हम नहीं एग्री करते, हम उस पर सैंक्शंस लगा देंगे। हाँ ठीक है। उसी तरह आप ये ना देखें कि वो उसका कंडक्ट क्या था। अगर एक मुल्क ये कहे कि जी हमने अपने ऑब्जर्वर भेजे थे इलेक्शंस देखने के लिए, उन्होंने देखा है कि किस तरह की बदउनवानी हुई है, हम समझते हैं जमहूरियत की पामाली थी। हमने अपनी एक रिपोर्ट देखी है ह्यूमन राइट्स की, जिसमें इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, ये और प्रेस फ्रीडम, इंटरनेट की थ्रॉटलिंग हो रही है। हम समझते हैं हमारी अकदार से ये इत्तेफाक नहीं करती, हम उस मुल्क पे या उसके लीडर्स पे कोई सैंक्शंस लगा देंगे तो वो कोई इंटरनल इंटरफेरेंस तो नहीं है, वो तो अपनी पॉलिसी है, वो पॉलिसी बना रहे हैं। तो मैं इसलिए सिर्फ कह रहा था, मैं इसलिए सिर्फ कह रहा था। हाँ, अलबत्ता वो कहें कि नहीं जी हम आपकी सरजमीन से जंग करेंगे, हम आपकी सरजमीन से जंग करेंगे, वो एक इंटरनल मामला है, वो एक इंटरनल मामला है। ठीक है, मैं यहाँ तक मुत्तफिक हूँ आपसे, लेकिन अगर ये किसी मुल्क से काम करवाया जाए बाकायदा लॉबिंग के जरिए, उसी मुल्क के मफरूर शहरी ये काम करवा रहे हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई, लॉबिंग के जरिए पैसा लगा के। मेरा सवाल सुन लें। इसी तरह खान साहब की दौरे हुकूमत में उन पर इल्जामात लगे, उन्हें प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का खिताब मिला, उनके दौर में सहाफियों पर कातलाना हमले हुए, अगवा हुए, पाबंदियां लगी, पीका एक्ट आप लोगों ने बनाया, लगाने की कोशिश की, नहीं लगाया, सियासतदानों को, मुखालिफिन को जेल में रखा, सब कुछ हुआ। अगर इसी तरह मुस्लिम लीग नून ये कर रही होती, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप इसको एंडोर्स करते? इसका जवाब दें, यस और नो। मैं यस और नो में इसका क्या जवाब दूं? आपने देखें, आप दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि जी एक मुल्क नहीं, दोनों सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन है, हमारे अंदरूनी मामलात हैं। एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, वो समझती है कि अगर उसकी पॉलिसीज से पाकिस्तान का तरीक़ाकार मुतसादिम है और वो को पाबंदियां लगाना चाहती है, तो वो उसकी अपनी पॉलिसी की आज़ादी है, वो एक मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत मैं तसव्वुर नहीं करता। अलबत्ता अगर वो मुल्क मुतालबा करे कि जी हमने आपकी सरजमीन से एक जंग लड़नी है और हम इनकार करें, वो हम इनकार करने का इख्तियार रखते हैं। हमारी हुकूमत, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो कह सकता है कि जी नहीं, हम ये नहीं करेंगे, बिकॉज एब्सोल्युटली नॉट के ज़बान से या जिस भी ज़बान से, क्योंकि हमने अपनी अंदरूनी फरमाया कि जंग तो इक्तिसादी है, मुआशी पाबंदियां लग गई तो जंग तो हो गई हमारे खिलाफ ना। अगर मुआशी पाबंदियां लग गई या इंडिविजुअल्स पे पाबंदियां लग गई तो जंग तो, और यही जंग है ना। देखें ना जी, अब मैं एक और एग्जांपल दूं आपको कि हमने अभी जब ये मिलिट्री कोर्ट्स के फैसला आया तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि आपका जीएसपी स्टेटस अंडर थ्रेट है। अब हमने तो कोई लॉबिंग नहीं की उसके अंदर, वो एक ऐसा उसूल है जिसके। दूसरा, अब यूरोपियन यूनियन की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि जी हम कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं। तो अब हम कैपिटल पनिशमेंट, हमारा ऐलान हुआ है, हमने कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत रोक के रखी हुई है, क्योंकि हम यूरोपियन यूनियन से जीएसपी स्टेटस नहीं खोना चाहते। हम अगर इतने मजबूत और आज़ाद मुल्क होते तो हमें इस खौफ में ना आते। लेकिन देख लें, ये हमारा मकाम यही है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। अफसोस की बात है, लेकिन इसका सेहरा पीटीआई के सर नहीं जा सकता। उसको तो 2-3 साल हुकूमत मिली, 50 साल उस मुल्क को किसने चलाया, 60 साल किसने चलाया, वो देखें ना। तो ये सारा हमारी कैफियत देख लें, हमारी हैसियत देख लें, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। आखिर में फरमाइएगा कि जो अभी आपने कहा कि ट्रंप के आने के बाद जो हम बात कर रहे थे शुरू में, आपने कहा एहतजाज होगा 8 फरवरी से, और बहुत एहतजाज होगा, हमारे पास यही रास्ता है, नई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आ गई है। तो आप समझते हैं कि खान साहब का जो मौक़िफ़ सख्त हुआ है वो ट्रंप के इक़्तिदार में आने की वजह से हुआ है? क्योंकि अब पीटीआई को और खान साहब को ये उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस मामले पर अपना कोई रोल प्ले करेंगे, मुदाखलत करेंगे, या कोई और किसी भी तरीके से पाकिस्तान को वो इस मामले में इंटरफेयर करेंगे। क्या ये वजह है एक आपके नए एहतजाजी फेज की? मुज़ाकरात के हवाले से सख्त रवैया लेना और 8 फरवरी का एहतजाज करना, इनका दोनों का ताल्लुक बिल्कुल कतई तौर पे अमेरिका का सदर कौन है उससे बिल्कुल नहीं है। जो मुज़ाकरात के हवाले से सख्त रवैया इख्तियार किया गया, उसका ताल्लुक हुकूमत की, ये जो अर्दली हुकूमत जिसका आपने खुद लफ्ज़ इस्तेमाल किया खान साहब के हवाले से, उसकी नॉन सीरियसनेस है, गैर संजीदगी है, मक्खी में मक्खी मारने के हवाले से। इसलिए उस पर सख्ती इख्तियार की गई कि भाई ये कि जी नहीं, आप रोज़ मिल रहे हैं, लिख के लाएं, ये मक्खी की लिख के दें, मक्खी पे मक्खी मारना है। अच्छा जी, अब 8 डेज हमने दिए हैं या 7 डेज दिए हैं, नहीं, वो 7 वर्किंग डेज थे, मक्खी पे मक्खी मारना। फिर वो SIC के लीडर जो हैं, जो स्पोक्स पर्सन है हामिद रजा साहब, उनके घर पे रेड करना,
ये वजह है, उसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक तरफ। दूसरा एहतजाज 8 फरवरी को जो हुआ, अमेरिका में ज़ैद हो या बकर हो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। 8 फरवरी पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट की पामाली है, इसलिए एहतजाज हमारा हक है, पुरअमन गैर मुसल्लह हमारे आइन का हक है। 27वीं तरमीम करके वो भी छीनना चाहें तो छीन लें, क्योंकि आपको तो पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन बहरहाल जितनी देर हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं हम करेंगे। अली साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के बाद। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 28 साल बाद एक इवेंट होने जा रहा है, उस पर क्या तैयारियां हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त तो हमारे आज के हॉट इशू का जो है चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान तैयार और 19 फरवरी को पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है। ये 1996 के बाद तकरीबन 28 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट हो रहा है। 1996 में पाकिस्तान ने इवेंट की इंडिया और श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप 1996 उसकी जॉइंट मेज़बानी की थी। उसके बाद पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो सका बदकिस्मती से, क्योंकि 2009 में श्रीलंका की टीम पर हमला हो गया लाहौर में, जिसके बाद से पाकिस्तान किसी भी बड़े इवेंट की मेज़बानी नहीं कर सका। और जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम, कराची के नेशनल स्टेडियम और पिंडी के स्टेडियम में मुनक्कद होंगे। और इंडिया क्योंकि पाकिस्तान मैच नहीं खेलने के लिए आ रहा, तो इंडिया के जितने मैचेस होंगे वो दुबई में होंगे, और अगर इंडिया फाइनल में पहुंचा तो वो मैच भी दुबई में होगा। लेकिन देखते हैं अगर आखिर में जाके क्या होता है। और ये 8 से 14 फरवरी तक ये एक 3 मुल्की सीरीज़ भी पाकिस्तान में होगी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल, जिसमें उन तमाम स्टेडियम्स की तैयारियां चेक की जाएंगी जो आज भी कंस्ट्रक्शन के और रेनोवेशन के मराइल में से गुजर रहे हैं। इस 3 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ होगा। और जो पाकिस्तान की जो स्टेडियम थे इनका स्टैंडर्ड नीचे इसलिए गिर गया था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, बाहर से टीमें नहीं आ रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया 2009 में श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था और उस हमले के पीछे इंडिया का हाथ उसके ऊपर शकूक का इजहार किया गया था, लेकिन वो मुल्ज़मान पकड़े नहीं गए थे। और अब इसमें जो इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता, इसमें बहुत साल लगे हैं, लेकिन इसमें नजम सेठी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो चेयरमैन पीसीबी थे, और उन्होंने पीएसएल शुरू करवाया पहले, जिससे इंटरनेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान में आना शुरू हुआ और फिर ग्रेजुअली दूसरी टीमें पाकिस्तान में आना शुरू हुई। और अब ये वक्त आया है कि एक इंटरनेशनल इवेंट 28 साल बाद पाकिस्तान में होगा, तो उम्मीद है पाकिस्तान के लोग इसको एंजॉय करेंगे। और वैसे भी हमारी सारी तवज्जो तो क्रिकेट पे ही है और किसी गेम पे तो है नहीं, इस पर भी हम कभी बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है कादर ख्वाजा साहब ने जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं लाहौर से, और हुज़ैफ़ा खान ने जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं कराची से, और जाहिद फारूक जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं रावलपिंडी के। हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो स्टेडियम की तैयारियों के बारे में इंडियन मीडिया पे एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जारी है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के स्टेडियम्स की तैयारियों के बारे में, उसकी हकीकत क्या है। तो शुरू करते हैं कादर ख्वाजा से जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद है, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो सेंटर है इन तमाम तैयारियों का। कादर ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। पहले डेडलाइन आई थी 28 जनवरी तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा, अब आई है कि 2 फरवरी तक काम मुकम्मल हो जाएगा। आप जहां पे खड़े हैं कि आप हमारे नाजरीन को बताना पसंद करेंगे कि 2 फरवरी तक आपको ये काम मुकम्मल होता नजर आ रहा है? देखिए सर, जब 10 अक्टूबर को ये काम स्टार्ट हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, इसके अब काम जो जारी हुआ था, उस वक्त कोई भी ये सोच भी नहीं सकता था कि विद इन 3 मंथ्स जो है वो इस तरह की जायंट एक बिल्डिंग बनेगी और अंदर के तमाम एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अपने स्टैंड्स के मुताबिक जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक और आर्किटेक्ट के मुताबिक जो है वो उसको डिज़ाइन के मुताबिक खड़े होंगे। लेकिन हम लोग दंग रह गए थे कि 3 महीने के बाद जो है वो, हालांकि उसमें जो बारिशों का सिलसिला भी आया और जब बेसमेंट हुई थी, ये अगर मेरे पीछे आपको कैमरामैन हम लोग आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से व्यूअर्स को ये सारा इसका मुआयना करवाते हैं जो अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। ये जो बिल्डिंग है, ये पीछे जो मेरे है, ये वाली बिल्डिंग है ऑफिसेज वाली बिल्डिंग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉयज़ जिसमें बैठ के जो है वो काम करेंगे। इसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो एक नई बिल्डिंग बनाई गई, बल्कि ये दोनों नई बिल्डिंग्स हैं। ये वाली बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी तक थोड़ी सी है, लेकिन जो दूसरी जिसमें प्लेयर्स के डग आउट हैं, ड्रेसिंग रूम्स हैं और प्लेयर्स के लिए जो स्पा का एरिया बनाया गया है, जो थेरेपीज़ का एरिया बनाया गया है,
वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और उसको बंद कर दिया गया है। उसकी अब फिनिशिंग और सफाइयों का काम जारी है। अलबत्ता ये वाला जो एंट्रेंस है ये मेन एंट्रेंस है और उसके अंदर जो तमाम इंक्लोजर्स बने हैं वो भी बेहतरीन बने हैं और हॉकाई व्यूज़ के मुताबिक उसको बनाया गया है। जिस तरह जो इंटरनेशनल स्टेडियम जहाँ पर हम कवरेज करते रहे हैं, इवन जो यूएसए में जो स्टेडियम था नासो काउंटी का, उसके साथ साथ लॉर्ड्स का स्टेडियम है, ओवल ग्राउंड का स्टेडियम है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का स्टेडियम है, जिस तरह जायंट स्टेडियम वहाँ का व्यू नज़र आता है, ग्राउंड नज़र आती है, तो इस तरह का व्यू हमें देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि जो इंस्टॉलेशन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। नाइट लाइट्स की फ्लड लाइट्स जो लगनी हैं और स्क्रीनें लग रही हैं, उसके बारे में थोड़ा मुख्तसरन बताइएगा क्योंकि वक्त कम है। और साथ ये बताइएगा कि जो मैंने पूछा 2 फरवरी तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा सारा? बिल्कुल सर, 2 फरवरी तक ये काम डेडलाइन दी गई है और 8 फरवरी को चूंकि यहाँ पर पहला मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, जो अफ्रीकी सीरीज हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और को जो यहाँ पर मुलाजमीन हैं उनके लिए एजाज़ में लंच भी रखा गया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और 8 फरवरी को उनके एजाज़ में चूंकि ये उनको डेडलाइन के मुताबिक कंप्लीट करके दे रहे हैं वर्कर्स। फ्लड लाइट्स का क्या होगा और या फ्लड वगैरह लगेंगी? देखिए, फ्लड लाइट्स की बात करें तो ये जो पोल है, मैं अभी आपको दिखाऊं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो यहाँ पर एलईडीज नस्ब कर दी गई हैं तमाम पोल्स पर। जो यहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम के जो पोल्स हैं, फ्लड लाइट के पोल्स, वहाँ पर एलईडीज नस्ब कर दी गई हैं और डिजिटल 2 स्क्रीनें नस्ब की गई हैं जिसमें स्कोर और उसके साथ साथ आज जो है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच की हाईलाइट्स भी एज ए रिहर्सल के तौर पर, उसको टेस्टिंग के तौर पर चलाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो शायकीन क्रिकेट हैं वो महसूस हो सकेंगे कि डिजिटल जो शो होगा, लाइट शो होगा, उस हवाले से जिस तरह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में वक्फे के बाद जो है वो लाइटों का शो होता है, उसी तरह एक ऑपरेटर दुबई से कंपनी जो मंगवाए गए हैं, दुबई से जो लोग मंगवाए गए हैं इसको ऑपरेट करने के लिए, वो भी अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं। और ये 8 फरवरी को इसका जो टेस्टिंग एक नमूना है वो पेश किया जाएगा, यहाँ पर मुजाहरा करवाया जाएगा डिजिटल लाइट शो का। अच्छा हाजी हुज़ैफा खान, आप बताइएगा, कराची में जिनास स्टेडियम की भी रेनोवेशन हुई है और जाहिर है वहाँ भी बड़े अहम मैचेस होने हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है नेशनल स्टेडियम कराची, यही कह रहा हूँ, तो उसमें बताइएगा कि क्या हालात है वहाँ पे, वहाँ काम मुकम्मल होने के कितने चांसेस हैं और कब तक हो जाएगा? क्योंकि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ उसके मुताबिक तो काम बहुत स्लो है, लेकिन जाहिर है इंडिया का भी ऐसे ही होता रहा है, लेकिन हमारे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा करेंगे। तो आप बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि सही सूरत हाल क्या है, एग्जैक्ट सिचुएशन? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की अफसार साहब के, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 28 साल का पाकिस्तान ने वेट। इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ पे काम जो है वो लाहौर की भी बात शुरू हुआ था, लेकिन अथॉरिटीज़ को और मज़दूरों को जो है वो खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके न सिर्फ ये बिल्डिंग जो आपको मेरे अकब में नज़र आ रही है तैयार कर लिया, बल्कि इसके साथ साथ जो इंक्लोजर्स का यहाँ सबसे बड़ा मसला था कि व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर नहीं था, वहाँ नई ग्रिल लगने का काम हो गया है। पोल्स मेरे कैमरामैन निशान आपको दिखाएंगे कि पोल्स यहाँ पर नए लगा दिए गए हैं, उनकी इंस्टॉलेशन कर दी गई, जिसकी LEDs आज और कल में लग जाएंगी। बिल्डिंग पूरी तैयार हो चुकी है, अंदर ड्रेसिंग रूम्स नए बन गए हैं। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 से ज़ायद नए बनाए हैं ताकि जो इंटरनेशनल फैंस आएंगे उनको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले इस नए स्टेडियम के अंदर। बहुत बड़ा पार्किंग का भी यहाँ पे मसला था, क्योंकि आपको पता है बड़ा शहर है, हसल बसल बहुत है, अराउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 2700 गाड़ियों की पार्किंग जो है वो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद होगी। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहीं से आप टीमों की आमदोरफ्त भी होगी। इब्तदाई तौर पर जो मेन बिल्डिंग थी वहाँ से टीम्स को, VIP को, चेयरमैन को लाया जाता था, लेकिन अब चूँकि नई बिल्डिंग बन गई है तो यहाँ से जो टीम्स वो डायरेक्ट यहाँ पर आएंगी और लिफ्ट के जरिए जो है नए ड्रेसिंग रूम में जाएंगी। VIPs भी यहीं से जाएंगे, चेयरमैन बॉक्स भी यहीं पर होगा, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी यहीं होंगे, पार्किंग का मसला भी खत्म हो गया, व्यूइंग एक्सपीरियंस भी बेहतर हो गया, लाइट्स भी लग गई। और जिस तरीके से 2 हम स्क्रीन की बात कर रहे हैं, 2 नई रिप्ले स्क्रीन लगा दी गई कि जो फैंस ग्राउंड में बैठे हैं उनको बेहतरीन मैच देखने को मिले। जी सर, ठीक है हुज़ैफा, ये बताइए कि दो इश्यूज़ बड़े अहम हैं। एक तो ये जो हमारे तमाशाई हैं, कभी कभार लोगों स्पोर्ट्समैन पे चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते, और हमारे यहाँ हमारा एक कल्चर भी ऐसा है कि हम सफाई का ख्याल नहीं रखते पूरी कौम। और ख़ास तौर पे जब इस तरह के इज्तिमा होते हैं तो उसके लिए जो रेस्ट रूम वगैरह है, हाथ मुँह धोने की जगह है, वहाँ वो उन्होंने कोई इस लेवल की बनाई है कि वो इतने बड़ा अगर क्राउड आना है तो उसके लिए काफ़ी हो और सफाई भी हो।
जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की कि माजी में हम देखते रहे कि पर शिकायत करते रहे, तो जो इंक्लूजर्स के अंदर वॉशरूम मौजूद थे उनको भी रेनोवेट किया गया, उनकी हालत ज़ार भी तब्दील की गई है। और जिस तरीके से नई बिल्डिंग बनाई गई है, इसके पीछे भी इस वक्त एक नए वॉशरूम का बहुत बड़ा पैसेज बनाया जा रहा है ताकि उस कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। साथ साथ यहाँ पर वॉलंटियर्स हायर करेंगे। जो आपने क्लीनिनेस की बात की कि PCB के जो जहाँ पर लोग हैं वो भी सफाई करते हुए नजर आएंगे, बल्कि साथ साथ जो वॉलंटियर्स होंगे वो भी ये तलकीन करते हुए लोगों को नजर आएंगे कि यहाँ पर कचरा ना किया जाए, क्योंकि बैक टू बैक मैचेज़ और पाकिस्तान ने उसके बाद पहले सेफरी की, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद PSL भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज होनी है। तो हम सबकी जिम्मेदारी और लोग भी यहाँ पे खड़े होंगे कि इस इवेंट को बेहतरीन बनाए और लोगों को मैसेज दें। जी, तो कराची के लोगों में इससे खुशी जज्बा है कि बहुत सालों बाद एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है कराची में, लाहौर में। बिल्कुल जज्बा मौजूद है और एक फेस्टिविटी सी क्रिएट हो गई है। लोग अभी से बात करते हुए नज़र आते हैं कि टिकट्स कब मिलेंगे। हमें भी फ़ोन आते हैं कि कहाँ पे पार्किंग होगी, किस तरीके से हम आ सकते हैं, क्या फेस्टिविटी होगी। जगह जगह जो यहाँ की लोकल इंतज़ामिया, उन्होंने भी बड़े बड़े कटआउट्स और पोस्टर लगाने का इंतज़ाम किया है। लोगों को यहाँ लाने के लिए लोकल इंतज़ामिया ने भी कुछ पोस्टर्स चलाने का प्लान बनाया गया है। इसको सजाया जाएगा गवर्नर साहब की तरफ से, मेयर साहब की तरफ से, क्योंकि ये एक कलेक्टिव एफर्ट है पूरी दुनिया को दिखाने की कि पाकिस्तान क्रिकेट लविंग नेशन है। यहाँ के पाकिस्तान के कराची के लोग खिलाड़ियों से, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और जब यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो इसका मुजाहिरा भी करेंगे और दुनिया इसको देखेगी भी। ठीक है, जाहिद फारूक साहब आप बताइएगा, पिंडी में आप मौजूद हैं। पिंडी बड़ा लाडला शहर है और उसकी वजूहात आपको पता होंगी, मुझे तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। फैसलाबाद पाकिस्तान के तीसरा बड़ा शहर है, वहाँ तो कोई इवेंट नहीं हो रहा। पिंडी को लेकिन ये फैसिलिटी बार बार मिल रही है, क्या वजह है? यहाँ पे शौक ज़्यादा है लोगों का, यहाँ पे स्टेडियम अच्छा है, सहूलतें, क्या वजह बताएंगे ज़रा आप? बिल्कुल अफसार साहब, आपने सही कहा, पिंडी नगला है बल्कि नंबर 1 भी है तैयारियों के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी के देखा जाए तो एक ही स्टेडियम तीनों में से एक है जो मुकम्मल तौर पर तैयार है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड अभी थोड़ी देर पहले खेल के गई है, ऑस्ट्रेलिया अभी आपने देखा कि चैंपियंस T20 कप भी अभी 1 माह पहले इधर हुआ है। तो अगर टेस्टेड स्टेडियम देखा जाए, तैयार स्टेडियम इमारत के हवाले से, पिचेस के हवाले से देखा जाए तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल तैयार है। उसकी वजह यह है कि 3 साल पहले जब पाकिस्तान को ये अलॉट हुई थी तो नया यहाँ पर स्टेडियम का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नया तामीर किया गया था। मीडिया सेंटर यहाँ पे नया बना था 3 साल 4 साल पहले। फिर उस पर आप देखें कि जो स्टेडियम का मेन पवेलियन था, जो प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम थे, वो भी बिल्कुल नए उस वक्त तैयारी शुरू कर दी गई थी। और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, अच्छा मुझे ये एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन क्या इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिंडी स्टेडियम में कोई नया इजाफा, कोई नई एडिशन, कोई टेक्नोलॉजी, कोई स्क्रीन, कोई लाइटें, कुछ नया इजाफा हुआ है या बिल्कुल पहले से तैयार था वो हर इवेंट के लिए? बिल्कुल जो इमारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इमारत में कोई तब्दीली नहीं हुई। और अगर देखें फैसिलिटीज़, तो फैसिलिटीज़ में इजाफा हुआ है। यहाँ पर 10,000 कुर्सियाँ जो है वो नई लगाई गई हैं, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम से उतारी गई थी वो उनको इधर लगाया गया। फिर यहाँ पर आपने देखा कि पहले एक स्क्रीन थी जिसके ऊपर रिप्ले था और वो स्कोर बोर्ड भी था, अब यहाँ पर 2 उनकी तादाद कर दी गई है। फिर यहाँ पर अजहर महमूद और जावेद अख्तर जो स्टैंड से, उनके ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो है वो बना दिए गए हैं। और फिर सिर्फ अगर आप देखा जाए तो इस स्टेडियम के अंदर LED लाइट्स के तब्दील होने का आज 1-2 रोज में वो शुरू होना है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर किसी किस्म की रेनोवेशन की जरूरत नहीं है, रंगो रोगन जरूर हो रहा है बोर्ड्स के ऊपर। अच्छा, आप मुख्तसरन आखिर में ये बता दीजिएगा जाहिद कि पिचेस जो हैं उनके बारे में क्या है स्ट्रेटजी, कैसी बनाई जाएंगी? बैटिंग होंगी, अच्छी होंगी, बन गई हैं या नहीं? मुख्तसरन देखिए जो हमने पिचेस देखी हैं, चूंकि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम अभी यहाँ पर प्रैक्टिस थी वो भी नहीं इसलिए करवाई गई चैंपियन ट्रॉफी की वजह से, उनके जो मैच था वो शिफ्ट किया गया इस्लामाबाद क्लब के अंदर। 16 पिचेस जो हैं वो यहाँ पर तैयार की गई हैं चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 16 पिचेस, अच्छा ठीक, और दिन रात ठीक है। अच्छा मैं बस वहाँ पर ठीक है, कादिर ख्वाजा ये बताइएगा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में पिचेस तैयार हैं?
बिल्कुल सर, ग्राउंड का जो एरिया है वो फॉर्चुनेटली यहाँ पर जो अंदर का ग्राउंड का एरिया है उसमें कंस्ट्रक्शन का जो मलबा है या जो कंस्ट्रक्शन की वजह से खराबी कराची में देखी गई, वहाँ पर ऐसा लाहौर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और क्यूरेटर्स जो हैं, ग्राउंड स्टाफ जो है, वो यहाँ पर डेली घास को भी पानी देते हैं, पिच को भी पानी लगाते हैं और पिचेस और ग्राउंड कंडीशन जो है वो कराची में बताइएगा पिचेस का क्या हालात हैं, क्या तैयार है? और ग्राउंड सिचुएशन कराची में क्योंकि पानी की कमी रहती है तो घास भी थोड़ी ब्राउन होती है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, जरा मुख्तसरन बता दें। जी बिल्कुल, जैसे ही काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट हो चुका है, अब ग्राउंड स्टाफ ने ग्राउंड को संभाल लिया और 13 पिचेस का स्क्वायर जो है वो तैयार किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो स्पिनर्स को ऑफर करेगी। कराची की पिचेस जो होती हैं वो स्पिनर्स और बैटर्स को सपोर्ट करती हैं, तो ये स्ट्रेटजी के साथ 13 पिचेस जो है वो तैयार की जा रही हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी और सैफरी की सीरीज़ के अंदर भी काम में आएंगी। बहुत शुक्रिया हमारे 3 स्पॉन्सर्स का। और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियाँ जारी हैं, एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है, उम्मीद है खैर खैरियत से होगा। और साथ साथ ही यहाँ पे पाकिस्तान में सियासी जमातें भी, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज के रास्ते पे जा रही है। और इसके इस वक्त हुआ हमारे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि तनख्वाहें तो हम बढ़ाएंगे अपनी, और FBR के चेयरमैन कहते हैं कि गाड़ियाँ तो हम खरीदेंगे नहीं। साथ साथ दोनों ये मिल के कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके पे टैक्स तो हम लगाएंगे ज़्यादा। एक छोटे से ब्रेक के बाद और वक्त हुआ है हमारे आज के एडिटोरियल का। एडिटोरियल तो हमारा यही है, दिल दुखाने वाला आज फिर, इसीलिए कि कल हमने आपको बताया कि 500 अरब रुपया टैक्स लिया जाएगा तनख्वाहदार तबके से, और जो तमाम एक्सपोर्टर्स की बरामदात और उनके टैक्सेस से ज़्यादा होगा जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स करते हैं। और आज उसका एक नया फेज़ आया है, और वो ये है कि पार्लियामेंटेरियंस ने कहा है कि तनख्वाहें तो हम अपनी बढ़ाएंगे, ना सिर्फ अपनी बढ़ाएंगे बल्कि जजेस की भी बढ़ाएंगे, जनरल्स की भी बढ़ाएंगे, सिविल ब्यूरोक्रेट्स की भी बढ़ाएंगे। और FBR के चेयरमैन ने क्या कहा, उन्होंने कहा गाड़ियाँ तो हम नहीं खरीदेंगे, और 1-2 नहीं खरीदेंगे, 1010 गाड़ियाँ खरीदेंगे और 17-18 ग्रेड के ऑफिसर्स के लिए खरीदेंगे। इस पर हम आप थोड़ा सा बात करेंगे। और ये गाड़ियाँ जो खरीदी जाएंगी, और राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब चेयरमैन हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन गाड़ियों के मामले पे वो अड़ गए हैं। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी उन्होंने कहा है, और सितंबर के महीने में ये फैसला हुआ और 5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। गाड़ियों की खरीदारी को पहले टैक्स हदफ से नथी किया गया और कहा गया कि ये जब टैक्स का हदफ पूरा होगा तब दी जाएंगी, और फिर बिडिंग के तरीक़ाकार पर भी एतराज़ उठाया गया, लेकिन ना ही हदफ पूरा हुआ ना ही बिडिंग हुई, लेकिन गाड़ियों की खरीदारी की हद दरबी बरकरार है। और इसके बावजूद कि तनख्वाहदार तबका पाकिस्तान का पीसा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, मजीद निचोड़ा जा रहा है, उनसे मजीद टैक्स लिया जा रहा है, क्योंकि और कहीं आप टैक्स लगा नहीं सकते। पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं इसके साथ, और उसमें हालिया जो इजाफा हुआ है वो 140% इजाफे की सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई हैं। इस वक्त रुकने पार्लियामेंट की तनख्वाह 2,18,000 रुपये है। इजाफे के बाद तनख्वाहें 5,19,000 रुपये हो जाएंगी। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है इस पर, तनख्वाहें बढ़ाए जाने पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। इतराज़ इस पे है कि इन तनख्वाहों के बदले में करते क्या हैं। मैं FBR के चेयरमैन साहब से, राशिद लंगड़ियाल साहब से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, वो बहुत बाहर के मुल्कों में गए होंगे, तमाम ऑफिसर्स भी गए होंगे, किसी एक मुल्क का मुझे नाम बता दें, तरक्की याफ्ता मुल्क का। मैं तरक्की पजीर मुल्क का नहीं बात कर रहा, जहाँ इस 17-18 ग्रेड के ऑफिसर्स को वहाँ गाड़ियाँ दी जाती हों ऑफिस की तरफ से, और वो चलाते हों, और वो मुल्क हमारा जितना गरीब है, जितना आप टैक्स पेयर से पैसे, जितना आप निचोड़ते हैं गरीब आदमी को, 40% तक टैक्स आप ले रहे हैं तनख्वाहदार तबके से। तो पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें ये बढ़ गई, गाड़ियाँ नई FBR की आ गई, जजेस की तनख्वाहें पिछले साल इसी साल बढ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस की 11 से 21 लाख हो गई, हाई कोर्ट जजेस की 10 से 20 लाख हो गई, सूबाई वज़रा की तनख्वाहें 1 लाख से 9 लाख हो गई, और वज़ीर आला के मुशीर और मुआवनों की तनख्वाहें भी बढ़ गई। तो ये सारा हमारे वतन अजीज़ का हाल है कि जो हम पे हुक्मरान तबका है, बजाय हो अवाम का खादिम बनने के, वो अवाम के ऊपर बादशाह बने हुए हैं। हमसे टैक्स लेते हैं अपने अल्लों तल्लों के लिए, अपनी याशी के लिए, और उसके बदले में हमें देते क्या हैं? कुछ भी नहीं। गुड नाइट।